इस ड्रामे का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जैसा कि फूयान सेंग मिया को किस कर देता है तो वो शाई होकर वहाँ से चली जाती है। फूयान तो ड्रंक होता है इसलिए उसे कुछ याद नहीं होता। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जब फूयान सेंग मिया के लिए मतलब पैनी के लिए सूप बना के लाता है और उसे पीने को देता है। पैनी तो उसे मना कर रही होती है लेकिन फिर सूप पीती है तो उसे उसका टेस्ट एकदम भी पसंद नहीं आता, इसलिए फूयान अपने मुंह में एक कैंडी रखता है और उसे किस कर देता है और बोलता है कि देखो अब तो टेस्ट अच्छा लग रहा है ना। तो पैनी कुछ नहीं बोलती, वो तो शाई हो जाती है, बोलती है कि हाँ अब टेस्ट अच्छा लग रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है 1 महीने बाद का सीन जब पैनी पूरी तरीके से ठीक हो गई थी और वो वहाँ से जा रही होती है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि फूयान अभी बिजनेस ट्रिप पे गया, वो आने तक आप जाइएगा। तो पैनी बोलती है कि कोई बात नहीं, उसके आने में मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, मैं अभी जा रही हूँ, ठीक है। ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती है। फिर ऑफिस में वो जब बैठी होती है तभी उसे ग्रैंडफा का कॉल आता है जो कि उसे बोल रहे होते हैं कि लगता है आजकल तो सभी लोग मुझे भूल ही गए हैं, कोई भी मुझसे मिलने नहीं आता, कोई भी मुझसे बातें नहीं करता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना इसीलिए। तो पैनी बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है ग्रैंडफा, हम थोड़े काम में फंसे इसलिए नहीं आ पा रहे, ठीक है आज रात को मैं आपसे मिलने आऊँगी। ऐसा कहकर वो रात को ग्रैंडफा से मिलने जाती है। वो ग्रैंडफा को ढूंढ रही थी तभी उसे फूयान की आवाज़ आती है। उसे देखकर वो चौंक जाती है और वहाँ छिप जाती है। फिर जब फूयान को लेकर ग्रैंडफा आते हैं तो ग्रैंडफा बोलते हैं कि शेंग मिया बाहर आओ। तो फूयान भी जब सुनता है शेंग मिया का नाम तो फूयान तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे नहीं पता होता है कि शेंग मिया, वो शेंग मिया को कभी नहीं देखा होता है। शेंग मिया इधर टोपी लगा कर और मास्क लगा के आई होती है और बोलती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे चेहरे पे एलर्जी हुई है। जबकि फूयान ये उसे थोड़ा सस्पिशियल लग रहा था इसीलिए वो उसका चेहरा मास्क हटा के देखने जा रहा होता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा उसे रोक लेते हैं क्योंकि बोलते हैं उसे एलर्जी हुई है, उसके चेहरे को छोड़ दो। तो शेंग मिया यहाँ से बच बचाते भाग जाती है। फिर फूयान बोलते हैं इसे क्या हुआ, आपने इसे क्यों इनवाइट किया था। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने तुम दोनों को मिलवाने के लिए इनवाइट किया था। ये सुन के तो फूयान बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर उसके दादाजी उसे एक ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं। ये दोनों साथ में ड्रिंक करने चले जाते हैं। फूयान के मन में तो अभी भी सस्पिशियस चल रहा था। इधर शेंग मिया जब बैठी होती है रूम में तभी उसे फूयान की आने की आवाज़ आती है। वो देखती है कि फूयान आ चुका होता है तो शेंग मिया तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि फूयान उसे देख लेगा, वो अपना चेहरा छुपा रही होती है लेकिन फूयान उसे अपने पास खींच लेता है और उसके चेहरे के पास देख रहा होता है। पैनी तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि फूयान अब जान चुका है कि मैं ही शेंग मिया। वो बोलने लगती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन फूयान तभी गिर जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होता है और वहीं पे सो जाता है। शेंग मिया तो ये देख के बहुत ही राहत मिलता है क्योंकि फूयान को कुछ याद नहीं था। सुबह जब पैनी फूयान के रूम से निकल के जा ही रही होती है तभी वो देखती है कि फूयान की स्टेप मदर वहाँ आ चुकी होती है। वो पैनी को बहुत बुरा भला सुना रही होती है कि तुम्हारी चाल कभी भी नहीं सुधरेगी, मैंने तुम्हें कहा है ना अपने बेटे से दूर रहने के लिए, लेकिन तब भी तुम दूर नहीं रहती हो। और ये सब करके उसे बहुत बातें सुना रही होती है। पैनी तो कुछ नहीं कहती लेकिन जब उसे फूयान के आने की आवाज़ आती है तो वो वहाँ से छिप छिपाते भागने लगती है। उसकी मॉम तो उसे रोक रही होती है लेकिन वो नहीं रुकती। फिर फूयान भी उसके पीछे जा रहा होता है लेकिन उसकी मॉम फूयान को रोक लेती है और बोलती है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा चालाक है, ये तुम्हारे दादाजी के साथ मिलके तो हमारे पैसों पे नज़र गड़ाई हुई है। फूयान ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने रूम में आता है और अपनी बेडिंग की फ़ोटो ढूंढने लगता है। वही बेडिंग का कार्ड ढूंढ रहा होता है जिसपे शेंग मिया और उसकी पिक्चर लगी होती है। वो उसे निकालता है और उसे देखने ही लगता है कि तभी उसे एक कॉल आ जाती है। वो कॉल पे उसका असिस्टेंट होता है जो कि उसे बता रहा होता है कि शेंग मिया के फादर के कंपनी में जो इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो पूरी तरीके से बेकार हो गई है। उनका प्रोडक्ट भी नकली था इसलिए इन लोगों पे केस हो गया है, जिसके कारण फूयान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये शेंग मिया और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इन लोगों को बस मेरे पैसे से मतलब है, इन लोगों ने मेरा नाक में दम करके रखा है, हमें बहुत परेशानी हो रही है इन लोगों की वजह से, इसीलिए हमें इनकी कंपनी से सारे शेयर्स वापस लेने होंगे और केस भी बंद करना होगा। ऐसा करके वो और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और उस कार्ड को उसी ड्रॉयर में फेंक देता है। इधर शेंग मिया को फूयान का मैसेज आया होता है जो कि मैसेज में बोल रहा होता है कि तुम और तुम्हारे डैड ने मिलकर मेरे बहुत सारे पैसे लूट गए, अब मुझे डिवोर्स दे दो, मैं और मुसीबत अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। ये सब देख के तो शेंग मिया बहुत ही ज़्यादा
दुखी हो रही है तो तभी उसकी मॉम आती है, बोलती है कि तुम जैसे बेकार लड़की मैंने आज तक नहीं देखा, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जो कि हमारे बिजनेस में हमारी मदद नहीं कर रहा, तुम्हारा पति जो कि तुम्हारा साथ ही नहीं दे रहा, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम एक नंबर की बेकार लड़की हो, हमें नहीं पता था कि तुम हमारे बिजनेस में मदद भी नहीं करोगी। ये सब सुन के तो शेंग मियाँ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, बोलती है कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो कि आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करूँ, आपको अगर बिजनेस में कुछ करना ही है तो खुद से कीजिए ना, मेरी हेल्प लेने की कोशिश मत कीजिए, मैं कोई सामान नहीं हूँ जो आपकी हेल्प करेंगी, मेरी खुद की ज़िंदगी है, मैं उसे जीना चाहती हूँ, आप लोगों को अगर बिजनेस में बेनिफिट चाहिए तो खुद से लीजिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम तो उसे रोक ही रही होती है। तभी हम देखते हैं कि पैनी ग्रैंडफा से मिलने आई होती है। ग्रैंडफा को सारी बातें पता चल गई होती है। वो पैनी को बोल रहा होता है कि इस हालात में तुम्हें और फैनी को डिवोर्स देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये हालत बहुत ख़राब है, तुम्हें थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। और हाँ, ये बताओ कि डिवोर्स लेने की तुम्हारी वजह क्या है, क्या तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड कभी भी याद करती हो? पैनी तो बोल रही होती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो मिले हुए बहुत दिन हो गए और मैं तो अब उसके बारे में भूल भी चुकी हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, और तब तो अपने मन से दिमाग से ये डिवोर्स लेने वाली बातें निकाल दो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी पैनी को फूयान का रिसीव होता है मैसेज, जो उसे बोलता है कि आज रात हम साथ में डिनर करेंगे, लेकिन फूयान को कोई भी मैसेज रिप्लाई नहीं देती। तो फूयान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे मिलने उसी के ऑफिस में चला आता है। असिस्टेंट बोलती है कि पैनी तो नहीं है अभी, लेकिन फूयान नहीं रुकता और उसके ऑफिस में चला जाता है और ढूंढ रहा होता है पैनी को। वो चारों तरफ अच्छे तरीके से देखता है, लेकिन पैनी नहीं मिलती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन पैनी तो वहीं छिपी हुई होती है। वो फूयान को जाते हुए देख लेती है। उसके बाद वो निकल के जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में ही फूयान मिल जाता है। फूयान उसे बोलता है मैंने जाना था कि तुम यहीं हो, इसीलिए मैं नीचे ही खड़ा था तुम्हें देखने के लिए। तुम क्यों, तुम तो निकल के यहाँ से जाओगी। फिर वो बोलता है कि तुमने मेरे आंसर क्यों नहीं दिया मैसेज का, लेकिन तब भी वो उसे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे अपने पास खींच लेता है। तब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फैनी बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। तो पैनी बोलती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के, आप मेरे क्लाइंट हैं। लेकिन पैनी तो अभी भी दुखी होती है, क्योंकि वो डिवोर्स की बात को लेकर अभी भी सोच रहे थे। तभी फू चैन उसे वही वाला नेकलेस दिखाता है जो उस दिन उसने परचेस किया था, और बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा था। ये देख के पैनी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फूयान बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए, तुम हमारे रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करना चाहती, तो ठीक है, मैं इसे फेंक दूंगा। और ऐसा करके वो उस नेकलेस को फेंकने लगता है, फेंक भी देता है। लेकिन पैनी सोचती है कि उसने फेंक दिया, लेकिन वो नेकलेस को नहीं फेंकता और उसके पास ही होता है। वो पैनी को अपने पास खींच लेता है और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। पैनी तो पहले प्रोटेस्ट कर रही होती है, लेकिन जैसा कि पैनी के मन में भी फू चैन के लिए फीलिंग होती है, तो वो उसे छोड़ देती है और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा किस करते हुए अपने घर आ जाते हैं और इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही फू चैन पैनी के कपड़े उतारने लगता है, पैनी उसे रोक लेती है और बोलती है कि आपको नहीं पता, लेकिन मैं एक मैरिड वुमेन हूँ। ये सुन के तो फू चैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बोलती है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम शादीशुदा हो। पैनी बोलती है कि हालात ही ऐसे नहीं थे, मैं आपको नहीं बता सकती थी। फिर वो कॉल करने का नाटक कर रही होती है, जहाँ वो बोल रही होती है कि मैं जल्दी आऊँगी, आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तो फू चैन बोलता है ये कौन सा पति है, तुमने आज तक मेरे सामने नहीं बोला, क्या ये तुम्हारा सीक्रेट कोई हस्बैंड है या तुम मुझसे झूठ बोली है। तो पैनी बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा हस्बैंड, हमारी शादी बहुत दिन पहले हुई थी और मैं आपको बस बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। हमारे बीच एक क्लाइंट का ही रिश्ता रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन फू चैन को अभी भी उसकी बातों में विश्वास नहीं हो रहा था। पैनी उसका नेकलेस वापस दे देती है। फू चैन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर गुस्से में वो चला जाता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि पैनी की शादी हो चुकी होती है। और वो सोच रहा होता है कि कैसे भी हमें पैनी को अपने पास लाना होगा। इधर पैनी जब ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे लिम का कॉल आता है, जो कि उसे बता रहा होता है कि मुझे नई फाइल की लॉन्चिंग की फाइल्स चाहिए। और वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो लिम बताता है कि मैं अभी
फू चैन के घर के सामने ही खड़ा हूँ। ये सुन के तो पैनी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि रात को ही उसने फू यान से झूठ बोला था कि उसका पति लिम है, और वो उसे बचाने के लिए बोल रही होती है कि तुम वहीं रहना, मैं वहीं आ रही हूँ। इधर दिखाया जाता है कि फू चैन लिम के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। लोग अपनी बातें कर ही रहे होते हैं कि हमें प्रोजेक्ट के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। फैन यू तो उससे बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था कल की बात सुन के, वो थोड़ा जेलसी भरी बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पे पैनी आ जाती है और वो फूयान से बोलती है कि आपने आज अचानक लिम को यहाँ इनवाइट क्यों किया। तो फूयान बोलता है कि ये हमारे विला के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़र्ट डाल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इसीलिए मैंने इसे इनवाइट किया। वैसे बताओ तुम दोनों मिले कब थे। तो लिम बोलता है कि हम सब स्कूल में पढ़ते थे तभी मिले थे, हम लोग बहुत ही पुराने दोस्त हैं, हम लोग बहुत ही पहले मिले थे, और उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हुआ करती थी। पैनी अपना पार्ट टाइम जॉब भी करती थी और पढ़ाई भी करती थी, तभी मुझे पता चल गया था कि ये इन फ्यूचर बहुत बड़ी इंटीरियर डिज़ाइनर बनेगी। तो पैनी उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम लोग पहले से ही इतने ज़्यादा क्लोज थे। तो पैनी बोल रही होती है कि हाँ, हम लोग हमेशा से ही इतने ज़्यादा क्लोज थे। और लिम के हाथों में अपना हाथ रख देती है। तब लिम तो थोड़ा सा घबरा रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये पैनी क्या कर रही होती है। इधर फूयान को उन दोनों की एक्टिंग समझ आ रही होती है, तो वो बोलता है कि तब तुम लोगों ने शादी कब की, क्योंकि एग्रीमेंट साइन करने से पहले मुझे पता भी नहीं चला था कि तुम दोनों कपल हो। ये सुन के तो लिम पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और पैनी बोल रही होती है कि हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक में नहीं रखते। फिर वो लिम को झुका लेती है और उसे बोल रही होती है कि ऐसा प्रिटेंड करो कि हम दोनों कपल हैं और ये पता ना चलने जाए। तो लिम उसे बोलता है फूयान को, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा लवली कपल। ये अभी मुझे बोल रही होती है कि ज़्यादा ड्रिंक मत करना। फिर वहाँ पे ठंड होने के कारण पैनी को ठंड लग रही होती है, तभी फूयान अपना कोट उतार के पैनी को डाल देता है। और इधर हम देखते हैं कि लिम ने भी अपना कोट फूयान को पहना दिया था, जिसे देख के तो फूयान का चेहरा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भरा था। वो लिम को बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों की शादी हो गई है। तो लिम बोलता है कि हाँ, मैं पैनी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये बहुत अच्छी लड़की है। इधर तो उन दोनों को छोड़कर फूयान वहाँ से चला जाता है और उसका कोट भी फेंक देता है। फिर वो उन दोनों को पूल पे अपने इनवाइट करता है। लिम और पैनी तो बहुत ही ज़्यादा लवी डवी कपल होने का प्रिटेंड कर रहे होते हैं। लिम की तो हालत ख़राब हो रही होती है। तभी पैनी लिम को पानी में धक्का दे देती है और उसके करीब आ जाती है और नाटक अपनी जारी रख रही होती है। बोल रही होती है कि हमें ये नाटक जारी रखना होगा, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। इधर तो फूयान सब कुछ समझ रहा था, वो तो जान रहा होता है कि ये लोग नाटक कर रहे हैं। जब लिम बाहर चला जाता है तो उसे एक आदमी मिलता है, वो उसे कुछ बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पुल में सिर्फ पैनी अकेली होती है। तभी नीचे से फूयान निकल के आ जाता है और पैनी को पकड़ के किस करने लगता है। पैनी तो अपने आप को छुड़ा रही होती है, लेकिन फूयान उसे छोड़ नहीं रहा होता है। फिर वो उसे धक्का देती है और अपने रूम में आ जाती है। तभी फूयान भी उसके रूम में आ जाता है और वो पैनी को जाते से पकड़ लेता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें उस लिम में क्या दिखाई दिया जो कि मुझे में नहीं दिखाई दिया, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन पैनी तो नाराज़ हो जाती है और उसे वहाँ से थप्पड़ मार के चली जाती है। फिर इधर फूयान खड़े होकर कुछ सोच ही रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और बोलता है, सर आप क्या सोच रहे हैं। तो फूयान बोलता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो लड़की अपने पति को छोड़कर उसके पास आना नहीं चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए। इधर असिस्टेंट समझ गया था कि फूयान पैनी और अपनी बात कर रहा है, तो उसे बोलता है कि इस टाइम उस लड़की को अपने घर इनवाइट करना चाहिए और पूरी रात उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। फूयान ये तरकीब सोच लिया था और वो पैनी को ऐसा ही करता है। वो पैनी को अपने घर रात को इनवाइट करता है और उसे बोलता है कि मुझे माफ़ करना, काम के लिए मुझे तुम्हें अभी बुलाना पड़ा, क्या तुम्हारा हस्बैंड गुस्सा तो नहीं होंगे। तो पैनी बोलती है कि ना, ऐसा कोई बात नहीं, मुझे अपना काम करने में कोई तकलीफ़ नहीं है। इधर पैनी को वो सारी डिज़ाइन के रूल बता रहा होता है और सब डिटेल्स बता रहा होता है कि कैसे कैसे उसे किस रूम का कौन सा डिज़ाइन चाहिए। पैनी तो पहले पूरे अच्छे तरीके से सुन रही होती है। फिर वो फू चैन को बोलती है कि आपने जितने सारे डिटेल बताए वो डिटेल्स तो पहले से ही आपके विला में मौजूद है, तो फिर आप क्या वो विला को रीडिज़ाइन करवाना चाहते हैं। तो फैनी बोलता है, हाँ सही में तुमने सही समझा, मैं उसे रीडिज़ाइन करवाना चाहता हूँ। ऐसा करके उसे बहुत सारा काम पड़ जाता है। पैनी
सारी विला का फिर से रीडिज़ाइन कर रही होती है। जैसा करके उसे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, वो पूरी तरीके से थक जाती है और वहाँ से अपना सामान पैक करके जाने ही लगती है। वो फूचैन को बोलती है कि मेरा काम पूरा ख़त्म हो गया। तभी फूचैन और ज़्यादा फाइलें लेके आता है और बोलता है कि इन्हें तुम्हें रीड करना है और समझना है कि मेरे विला में और क्या क्या ज़रूरत है। और पैनी तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती है और बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं अपना सारा काम करूँगी। पैनी पहले बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है, लेकिन वो कभी भी अपने काम से पीछा नहीं छुड़ाती और अपने काम को पूरे लगन से करती है। वो सारी फाइल को एक एक करके पढ़ रही होती है और हर एक डिटेल को नोट कर रही होती है। जैसा करते करते उसे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पूरे डिज़ाइन को फिर से रीडिज़ाइन करना था और उसे मेंटेन करना था। तभी फूयान उसके पास आ जाता है और उसे के करीब जाके उसे किस करने ही वाला होता है। तो बोलती है कि आपको अपना कोट पहन लेना चाहिए, आपने कोट क्यों खोल लिया। तो फूचैन बोलता है कि तुम्हें देख कर मैं कोट कैसे पहन सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत लगेगी, इसीलिए यहीं रहना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस आता है देखता है कि पैनी सो चुकी होती है, तो वो उसके फॉरहेड पे किस करता है और उसे उठा के अपने रूम में ले जा रहा होता है सुलाने के लिए। वो पैनी को अपने रूम में लेके चला जाता है और उसे सुलाता है। इधर सुबह में उसकी मॉम चिल्लाते हुए आ रही होती है, असिस्टेंट तो उसे रोक रहा था लेकिन नहीं रुकती है। उसकी आवाज़ें सुनकर पैनी की नींद भी खुल जाती है। उसे अपने को छुपाने के लिए कोई आइडिया नहीं सूझ रहा था। तभी वो देखती है कि फूयान सामने बैठा होता है। उसे एक आइडिया सूझता है। वो फूयान को जल्दी से बेड पे गिरा देती है और खुद उसके ऊपर चढ़ के अपना मुंह ढक के सो जाती है। इधर जब मॉम आती है और देखती है इन दोनों को ऐसे सोए हुए, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती है। फूचैन देखता है कि पैनी ये देखकर बहुत ही रिलैक्स है, उसकी मॉम चली गई। पैनी जैसे ही उठने वाली होती है, फूचैन उसे फिर से बेड पर लेटा देता है और बोलता है कि जब तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है तो तुम क्यों अपने आप को रोक रही हो, क्यों मुझसे दूर जाना चाहती हो। लेकिन पैनी तो कुछ नहीं बोलती है, उसे धक्का मार के वहाँ से चली जाती है। फिर ये दोनों अपने ऑफिस में कुछ डिस्कशन कर ही रहे होते, तभी पैनी को आवाज़ सुनाई देती है कि फूयान वहाँ ऑफिस में आ चुका होता है। वो उसे देख के लिम के ऊपर बैठ जाती है और लवी डबी होने का नाटक कर रही होती है। लिम तो फूयान को बोलता है कि आइए ना सर बैठिए, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी फूचैन इधर आता है और पैनी को हाथों से पकड़ के उसे अपने तरफ खींच लेता है और बोल रहा होता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, तुम इतना गिल्टी फील क्यों कर रही हो। तो पैनी तो उसे धक्का दे रही है, तो बोलते हैं कि लिम आ जाएगा तो हमें इस हालत में देख लेगा, इसलिए हमें हटना चाहिए। लेकिन फूचैन उसे वहाँ लिटा देता है और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी डिवोर्स का वेट करूँगा। तभी पैनी उसे धक्का देती है और बोलती है, वहाँ से निकल के जा रही होती है। तो फूचैन उसे रोक लेता है और बोलने लगता है। तभी ये सारी चीज़ें किम देख लेती है और बोलती है तो मुझे तो पता नहीं चला फूचैन पैनी के लिए इतना ज़्यादा पागल है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तभी वो देखती है कि लिम को किसी ने मारा है और लिम फूचैन बता रहा होता है शेंगमिया को कि उसे एक जाल में फंसा लिया गया था। उसे जब एक फ्रेंड की कॉल आई थी तो वो उसे एक बड़े प्रॉफिट वाले प्रोजेक्ट दे रहा होता है और बता रहा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, इन लोग का बेनिफिट होगा और ये प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए तुम्हें एक बार हम मुझसे कंसल्ट करने आना होगा। वो जब वहाँ उस क्लाइंट से मिलने जाता तो ये क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि किम होती है, जो कि उसे अपने बिजनेस में आने के लिए इनवाइट कर लेती है और फिर उसे ड्रंक करवा देती है। ड्रंक करवा के उसे बोलती है कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन करना चाहिए। लिम तो बोल रहा होता है कि हम हमारी कंपनी की तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। फिर वो एक पेपर देती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पढ़ पाता है। ये फ़ोटो खींचने लगता है और पैनी को भेजने वाला होता है तो किम उसे रोक लेती है और बोलती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे कि तुम्हारा ख़राब होगा, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास करके इस कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो साइन। और जब नहीं मान रहा था लिन तो वहाँ से जाने लगती है, तो लिन उसे रोक लेता है और बोलता है कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करूँगा। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, फिर भी वो साइन कर देता है। और इधर जब पैनी उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उस पर लिखा होता है प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से पहले ही उन्हें बहुत बड़ी रकम वहाँ जमा करनी होगी। तो पैनी बोलती है लिम को कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुमसे लेने से पहले वो मेरे पास आई थी, जब मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसने ये षड्यंत्र रचा और तुम्हें फंसा दिया। तब ये बोल रहा होता है लिम कि तुम्हें इस बारे में फूचैन से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे लॉयर हैं जो हमें इस केस से बाहर निकाल सकते हैं। तभी
पेनी को एक क्लाइंट का फ़ोन आता है जो कि उसे बता रहा होता है कि वो इसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेट करना चाहता है और ये सारी चीज़ें किम ने ही करवाई थी। और लिम बोलता है कि ये तो अभी शुरुआत है, किम तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करवा सकती है, फू चैन को मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर वो पेनी फू चैन को कॉल लगाती है और फू चैन को ये सारी बातें बताती है, जो सुन के फू चैन बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। असिस्टेंट फू चैन को बोल रहा होता है कि किम तो आपकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, अगर आपने उसके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया तो वो भी आपके खिलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन फू चैन को इस सब की कोई फिक्र नहीं थी। वो जब बाहर निकलता है तो देखता है कि लिम एक लड़की से बात कर रहा होता है। वो लड़की उसे बोल रही होती है कि तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन क्यों किया, अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करेंगे। ऐसा करके वो गुस्सा होकर जाने लगती है तो लिम उसे अपनी तरफ खींच देता है और उसे मना रहा होता है। तभी फू चैन बोलता है कि लगता है पेनी का हस्बैंड उस पर चीट कर रहा था और तुम इस पे नज़र रखा करो। एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।